पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे, और ये केस में छूटेंगे, मैं आपको पहले से ही बता दूं, क्योंकि ये चले जाएंगे वहाँ, क्योंकि हमारे जितने भी केसेस जो फॉरेनर्स को हमने असिस्ट किए हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो विटनेस देने आ नहीं पाते, वो अपना ट्रायल कंप्लीट कर नहीं पाते, और इसीलिए एक्विटल्स। ये इस बार का जो मैटर है इतना संगीन है कि ये छूट भी जाए तो कलंक तो नहीं छूटेगा ना? ये कलंक तो बहुत बड़ा है। मतलब आप अतिथि देवो भव की बात करते हैं, मतलब क्या आप कर रहे हैं? मतलब आप अपने देश के बच्चे को नोच नोच के खा रहे हैं, और एक जो हमारे देश में घूमने आ रहा है मतलब उन तक को आप छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता। सोचे कि 63 देशों में वो महिला जाती है, इमेजिन, और वो पति के साथ है, और उसके बाद वो देखिए कितना रो रहे हैं, मतलब कितना उनके पास तो शब्द नहीं होंगे, क्या वो लेके जाएंगे इंडिया से। और मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे जो फॉरेनर्स हैं। कोविड में मेरे पास 6 लड़कियों का आया, उन्होंने ग्रुप बनाया, एक लड़का आज हमने उनको जेल भेजा हुआ उस लड़के को। कानून तो कड़े आपने कर दिए दिखाने के लिए कि बेटी को बचा लो, बेटी को पढ़ा लो, चलो ठीक है। आपने कानून ले आए कि फांसी का प्रावधान भी आपने दे दिया। फांसी हुई कितनी, आप मुझे बताओ जी, कितनी फांसी हुई है? निर्भया की फांसी दिलाने में हमारी जान निकल गई लिटरली। हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, आप उनकी माता जी तो ज़्यादा अच्छे से आपको बताएंगी, पर मैं उनके साथ लगातार थी। आप देखिए हमने क्या प्रयत्न किए तब जाके वो फांसी, और उस केस में जिसमें पूरा विश्व हमारे साथ था। मैं दिल्ली में नहीं थी, मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन को उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोला। मुझे लग रहा था कि मैं खुद पहुंचूंगी स्पॉट पर मेरे पहुंचने से पहले मेरी आपसे बात हुई, लेकिन जी आप बिजी थे। देखिए आप कितनी बड़ी बात है, 1 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चे रेस्क्यू हुए। और ये तो हमें पता ही नहीं था, टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो, कि ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी कि हमें लगा कि एक बच्चा तो वो इतना बड़ा रैकेट निकला कि वो हरियाणा, पंजाब का और दिल्ली का सबसे बड़ा रैकेट निकला। हम तो बिल्कुल हताश हो गए। मुझे लगा इतनी मेहनत, और इतना ओपन एंड शट केस है वो, ओपन एंड शट केस, जहाँ बलात्कारी खुद कह रहा है कि मैंने ऐसे मारा, ऐसे किया, उसकी बॉडी को ये किया वो किया, और करके यहाँ फेंक दिया, वहीं से बॉडी रिकवर करी, और उसके बाद भी उसको सज़ा नहीं हुई, छूट गया। 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर आता है और आकर एक ऑटो वाले का मर्डर कर देता है। आप सोचिए ये हमारा कानून में लूपहोल है, तो कैसे रुकेंगे बलात्कार, आप बताइए। एफआईआर से जब वो जुडिशियल में जाते हैं 10 साल 15 साल के बाद कंक्लूजन होता है, उसमें से कन्विक्शन रेट मालूम है आपको कितना है? लेस देन 27%। तो आप अगर कैलकुलेट करें कि अगर 100 बलात्कारी हैं तो 1 को सज़ा होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, और हर रोज़ एक ऐसी खबर आप सुनते हैं जिस खबर में आपको पता चलता है कि महिलाओं के साथ कुछ जघन्यता है वो बढ़ती जा रही है। तमाम सरकारों के दावे होते हैं और बेटी बचाओ के अभियान हर सरकार पक्ष विपक्ष दोनों ही चलाते हैं, लेकिन बावजूद इसके बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भारत में एक छोटी बच्ची से लेकर एक बुजुर्ग महिला तक, एक देहात की रहने वाली महिला से लेकर एक पढ़ी लिखी महिला तक, और एक ऐसी महिला तक जो फॉरेन से सिर्फ भारत घूमने आई है, वो भारत की तारीफ भी करती है, कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार आवाज़ बुलंद करते हैं, और आवाज़ ना सिर्फ उठाते हैं, इंसाफ दिलाने में एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं। महिलाओं को, बच्चियों को, और हर उस मजलूम को जिसको ज़रूरत होती है। योगिता जी एक एंटी रेप एक्टिविस्ट हैं, और उनकी एक फाउंडेशन है, परी फाउंडेशन, परी एनजीओ वो चलाती हैं, और उसके माध्यम से जगह जगह जागरूकता भी फैला रही हैं। पहले तो योगिता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने समय निकाला और हमें इंटरव्यू दिया। परी की स्थापना की जब निर्भया केस हुआ, उसके बाद हमें लगा कि जितना भी लोगों में आक्रोश था वो सब दिखा, हमें लगा चीज़ें बहुत बदलेंगी और बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तभी हमने परी की स्थापना की, पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, एक मूवमेंट की शुरुआत की। हालांकि मेरा काम 2007 से महिलाओं के साथ, महिला उत्थान में बहुत सारे स्किल्स की ट्रेनिंग्स हमने महिलाओं के लिए की, गाड़ी चलाना सिखाना, तब जो बहुत सारी चीज़ें हम कर रही थी। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी डीप रूटेड है। जब तक कि निर्भया नहीं हुआ तब हम भी काम कर रहे थे, बट उसकी ये जो इशू है, जो रेप है, जो बलात्कार है, उसकी जो जागृति हुई है मुझे निर्भया केस के बाद से हुई। और तभी से ये मूवमेंट है, ये संस्था भी नहीं है, हमने इसको मूवमेंट रखा ताकि कोई भी इससे जुड़ सके और काम कर सके, ताकि बलात्कार जैसे जघन्य अपराध ना हो, अगर हो तो उन पीड़िता और उस परिवार को मदद। क्यों आए दिन एक नया रेप और जघन्यता महिलाओं के साथ, क्यों ऐसा देखने को मिलता है? देखो, बड़ा दुर्भाग्य है, मुझे लगता है कि आज भी हम देखिए निर्भया को हुए 12 साल हुए, और निर्भया वॉज नॉट द फर्स्ट केस, निर्भया आखिरी केस भी नहीं था अनफॉर्चुनेटली, पर निर्भया एक अपने आप में बड़ा केस था।
तो जिसने हम सबको जगाया है, जगाने का काम किया है। पर देखिए उससे पहले बहुत सारे केसेस थे जो सामने आए, जैसे रंगाबिल्ला केस है या कैलकाटा का धनंजय चैटर्जी जिनको फांसी हुई, ये लोग को तो फांसी हुई तो हमें पता चला और हमने देखा, बट बहुत सारी बच्चियां ऐसे दरिंदगी का शिकार होते आई हैं हमारे देश में और आज भी हो रही हैं। तो मुझे यही लगता है कि सल्यूशन क्या है, कि क्यों नहीं रुक रहा है। यही सवाल का जवाब हम इतने सालों से खोज रहे हैं। रुकेगा कैसे, आप बताओ, जिस देश में कोई काम ही ना हो इस पर और कोई कानून भी की कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। कानून तो कड़े आपने कर दिए दिखाने के लिए कि बेटी को बचा लो, बेटी को पढ़ा लो, चलो ठीक है। आपने कानून ले आए कि फांसी का प्रावधान भी आपने दे दिया। फांसी हुई कितनी, आप मुझे बताओ जी। कितनी फांसी हुई है? निर्भया की फांसी दिलाने में हमारी जान निकल गई लिटरली। हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, आप उनकी माता जी तो ज़्यादा अच्छे से आपको बताएंगी, पर मैं उनके साथ लगातार थी। आप देखिए हमने क्या प्रयत्न किए तब जाके वो फांसी, और उस केस में जिसमें पूरा विश्व हमारे साथ था, उसमें ये हालत थी। 7 साल लग गए। आप बताइए, मतलब ये कोई न्याय है? जी। ये न्याय है। और 7 से ज़्यादा लगे, 8 वर्ष लगभग, क्योंकि 12 का केस था, 20 में फांसी हुई, 8 वर्ष के ऊपर लग गए। और मुझे ये बताना है कि उसमें बहुत मांगना, भीख मांग के हमने न्याय लिया है, लिटरली भीख मांग के। और उसके अलावा कोई फांसी हुई तो कानून तो आपने बना दिए, पर फांसी तक गए कितने हैं? दरिंदे तो बहुत हैं। दरिंदगियाँ तो आपने खुद ही बता दी, अभी बयान की कि हर दूसरे पन्ने पर न्यूज़ के ये होता है। और ये वो केस हैं जो रिपोर्ट होते हैं। अभी जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। 1% केसेस सब कन्विक्शन रेट तक पहुंचते हैं। आपको मैं इसका एक थोड़ा सा डी कोडिंग कर देती हूँ। 90% केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं हमारे देश में। जी। 100 में से 90 केसेस बलात्कार के रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। ठीक है, अब रही बात 10% की, वो भी मैं बहुत लिबरल से कह रही हूँ कि चलिए 10% रिपोर्टिंग हो गई, मतलब FIR में कन्वर्ट हो गए। FIR से जब वो जुडिशल में जाते हैं 10 साल 15 साल के बाद कंक्लूजन होता है, उसमें से कन्विक्शन रेट मालूम है आपको कितना है? लेस देन 27%। तो आप अगर कैलकुलेट करें कि अगर 100 बलात्कारी हैं तो 1 को सज़ा होती है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? और आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि लूपहोल इतने हैं, पहले तो FIR करने कौन जाएगा? 90% जब घर की चारदीवारी में होंगे तो वो बड़ा एक परिप्रेक्ष्य है कि घर से वो केस बाहर दबा दिया जाता है। मतलब अगर बच्चों के साथ तो बहुत शोषण हो रहा है तो उनको बोला जाता, वो बेचारे तो पहले तो उनको पता ही नहीं उनके साथ हो क्या रहा है। थोड़ा बहुत अगर स्कूलों में थोड़ा बहुत जागृति आई, गुड टच बैड टच करके उन्होंने किसी से बता भी दी अपनी बात, वो बता दी और वो घर में ही दब जाती है। महिलाएं भी बलात्कार का शिकार होती हैं अपने रिश्तेदारों द्वारा, या बच्चे भी शिकार होते हैं तो वो घर में दब जाती हैं। चलो ये वो बात बाहर आ गई। आप बताइए कितनी स्ट्रगल है उसको FIR में कन्वर्ट करने में। पुलिस स्टेशन जाते ही आपको एक दोबारा बलात्कार होता है आपका, कोर्ट जाके एक और बार बलात्कार होता है आपका, तो और समाज आपका और बलात्कार करता है। मैं तो ये बात बोल रही हूँ आपको। तो आप देखिए, जो आप पुलिस स्टेशन तक पहुँचे, फिर आप कोर्ट तक पहुँचे, कोर्ट ने एक्विटल दे दिए, कोर्ट ने सबूत मांगे। सबूत तो हर बलात्कार के सबूत तो मिलते नहीं है ना। सबूत इकट्ठा करने का तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना तमाशा है इस देश में। एक तो लैब्स नहीं है हमारे देश में जो सबूतों को टाइमली कंक्लूड करे। उसके बाद सबूत इकट्ठा करने का तो हमारे माशाल्लाह पुलिस की ट्रेनिंग है ही नहीं, और है तो एटीट्यूड ऐसा है कि सील ही नहीं करते हैं। कितनी जगह हम आपसे भी बात कर रहे थे कि कितनी अपराध की जो सीन है वो सील ही नहीं करते हैं। और एक हमारा बहुत बड़ा केस, मतलब निर्भया जैसा केस, उस केस में 10 साल की मेहनत लगी है हमारी जी। 10 साल की, उत्तराखंड की निर्भया जी, मैं जानता हूँ जी। उस केस में 10 साल के बाद भी आप देखिए कि एक्विटल हो गया क्योंकि सबूतों के अभाव थे। और लड़कों ने खुद कन्फेस किया, हमने ही उनका बलात्कार किया, हमने ही उनको मारा और मार के यहाँ फेंका। वहाँ से ही पुलिस ने बॉडी रिकवर की। इसी केस में मैं अगर बात करूँ तो जैसे आप लोग एक न्याय दिलवाते हैं, कोर्ट तक पहुँचते हैं, और उच्च कोर्ट जो है वो उनको बरी कर देती। बहुत हुआ ना हमारे साथ ये देखिए कितना दुर्भाग्य है। उच्च कोर्ट ने बिल्कुल, सर्वोच्च कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जब बरी कर दिया, हमने फिर क्यूरेटिव मतलब रिव्यू पिटीशन डाली। हम तो बिल्कुल हताश हो गए। मुझे लगा इतनी मेहनत और इतना ओपन एंड शट केस है वो, ओपन एंड शट केस जहाँ बलात्कारी खुद कह रहा है कि मैंने ऐसे मारा, ऐसे किया, उसकी बॉडी को ये किया वो किया और करके यहाँ फेंक दिया, वहीं से बॉडी रिकवर करी और उसके बाद भी उसको सज़ा नहीं हुई, छूट गया। 24 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर आता है और आकर एक ऑटो वाले का मर्डर कर देता है। आप सोचिए ये हमारा कानून में लूपहोल है, तो कैसे रुकेंगे बलात्कार, आप बताइए। जी देखिए, योगिता जी का भी यही कहना है कि जब लूप होल्स इतने ज़्यादा होंगे, जब अपराधियों को ये संस्थाएं, ये एक्टिविस्ट
किसी तरह कानून के द्वार तक ले जाएंगे, कोर्ट के अंदर तक ले जाएंगे, लेकिन फिर लूप होल्स की वजह से अगर वो बच जाते हैं, बाहर आकर दोबारा अपराध करते हैं, तो इसमें कौन जिम्मेदार है? ये एक सोचने का विषय है। आपको फिलहाल बता दें कि योगिता जी ने हाल ही में राजधानी दिल्ली की आपने एक खबर सुनी होगी, जिस खबर में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहाँ पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों की तस्करी जो है वो चल रही थी। बच्चों को ख़रीदा जाता था और बच्चों को फिर सेल आउट किया जाता था। 50,000 रुपये में एक बच्ची ख़रीद कर उसे 15 लाख रुपये बेचा जाता था। पूरे मामले में योगिता जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। किस तरह से उन्होंने तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारियों से बात की और उनको जेल के पीछे पहुंचाने में आपका बड़ा योगदान है। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया योगिता जी, आपने जो जिस तरह से ऑन द टाइम आपने इस कार्रवाई को करवाया। क्या मतलब जैसे आपको हमने कांटेक्ट किया, फिर आपने मतलब किस तरह से इसको पूरा कंप्लीट किया? देखिए, मुझे आपका फ़ोन आया, मुझे तो लगता है कि सबसे इसमें जो काबिल तारीफ़ है वो आपका काम है। आप जैसे रिपोर्टर और आप जैसे जर्नलिस्ट हैं तो उम्मीद ज़िंदा है कि आप लोग कितना बड़ा सोशल वर्क करें, इतना नोबल है। चौथा स्तंभ इसको बोलते हैं हमारे देश में, मीडिया है। पर अनफॉर्चुनेटली मीडिया क्या काम कर रहा है मुझे नहीं समझ में आता। ये बड़े बड़े चैनल पे बड़े बड़े एंकर क्या बोलते हैं, पर मुझे ये समझ में आता कि आप जैसे लोगों का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ही की वजह से ये पूरा रैकेट बस्ट हुआ है, क्योंकि आपने इतना अपना मतलब अपना फ़र्ज़ निभाते हुए आपने ये हमें बताया। और हमने तुरंत, मैं दिल्ली में नहीं थी, मैंने राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन को उनको इन्वॉल्व किया। उन्होंने ये कमिश्नर ऑफ पुलिस को बोला। मुझे लग रहा था कि मैं खुद पहुंचूंगी स्पॉट पर मेरे पहुंचने से पहले मेरी आपसे बात हुई, लेकिन जी आप बिजी थे। देखिए, आप कितनी बड़ी बात है, 1 घंटे के अंदर अंदर वो बच्चे रेस्क्यू हुए। और ये तो हमें पता ही नहीं था, टिप ऑफ द आइसबर्ग है वो, कि ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ थी कि हमें लगा कि एक बच्चा रिकवर हो। तो वो इतना बड़ा रैकेट निकला कि वो हरियाणा, पंजाब का और दिल्ली का सबसे बड़ा रैकेट निकला। आपको बता दें कि योगिता जी की जो भूमिका है, जिस रैकेट को पकड़वाने में उन्होंने भूमिका निभाई है, वो रैकेट इतना बड़ा है कि आशंका व्यक्त की जा रही है। हम टोटल आंकड़े नहीं जानते कि मे भी वहाँ पर 200 से 500 बच्चे भी हो सकते हैं जिन्हें बेचा गया हो और ख़रीदा गया हो, और कहाँ से वो बच्चे आते थे, किन माँ बाप के होते थे, किस मजबूरी में बेचे जाते थे, ये नहीं पता। लेकिन मानव तस्करी हो रही थी और इसमें एक धन्यवाद की पात्र योगिता जी इसलिए भी हैं क्योंकि जो वो 8 लोग पकड़े गए हैं सभी पर पॉक्सो एक्ट और मानव तस्करी की धाराएं लगी हैं। आजीवन कारावास है, यानी कि ताउम्र वो जेल से बाहर शायद नहीं आ पाएंगे। क्या कहते हैं? देखिए, होना भी ऐसे चाहिए। और ये एक केस है जो हम तक आया। आपने हमारी टीम से भी बात की, क्योंकि मैं बाहर थी। हमारी टीम भी बहुत एक्टिवली है। हमारी टीम में रितिका जी हैं, उन्होंने बहुत प्रोएक्टिवली कम्युनिकेट किया, कोऑर्डिनेट किया। और ये बहुत ज़रूरी है कि टीम वर्क की ज़रूरत है। आपकी टीम से भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहा और वो भी धन्यवाद के पात्र हैं जो नेबर में रहते हैं और जो महिलाएं बड़ी पुख्ता तरीके से जिन्होंने कन्फ्रंट किया। मैंने वो वीडियो देखा था, तो उसी के ज़रिए फिर हमने आगे टेकअप किया। जिन्होंने उनसे पूछा कि ये बच्चा कहाँ से आया, देखिए उसके लिए भी बहुत हिम्मत की बात चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाला का घर है वो, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी। तो वो करने के लिए भी बहुत करेज चाहिए। एंड मैं उन महिलाओं को मिलकर, हम लोग ज़रूरी है कि ये जो कम्युनिटी पुलिसिंग या कम्युनिटी अवेयरनेस ज़रूरी है, और वो महिलाएं भी धन्यवाद की पात्र है। इससे टीम वर्क की बात है। और महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, इमीडिएटली एक्शन लिया। तो मुझे लगता है कि और कमिश्नर पुलिस ने, तो जहाँ जहाँ सबका एक कड़ी जुड़ती है, टीम वर्क होता है। और ये तो मैं यही बोलूँगी कि ये तो पकड़े गए, तो जो पकड़ा गया तो वो चोर, बट जो बाकी जो घूम रहे हैं और जो बच्चे बिक रहे हैं लगातार, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ल्ड का, विश्व का सबसे नंबर 1 प्रॉफिटेबल धंधा है। मैंने उसमें, हाँ जी, इलीगल तो इलीगल है, तब भी नंबर 1 प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैंने उसमें डिग्री लिया है, मैंने उसमें पढ़ाई अभी ख़त्म किया और मुझे लगा इसमें ज़रूरत है। तो हमारी संस्था पहले तो अभी बलात्कार पीड़िताओं और उनके लिए काम कर रहे हैं, पर ये मुद्दे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हम वैसे ही काम शुरू कर चुके थे। और मुझे लगता है कि ये हमारे लिए अब तक का बड़ा केस है। आपके लिए भी और हमारे लिए भी। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली इस पर काफ़ी ज़्यादा गहराई से अध्ययन भी कर रही हैं और स्टडी भी कर रही हैं। मतलब जो ये बच्चे बेचे खरीदे जाते हैं, अमूमन इनके साथ क्या किया जाता है? देखिए, हर तरह से बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रैफिकिंग होती है। तस्करी एक हम जो उसको सेक्स ट्रेड से जानते हैं, वो एक उसका बहुत मेजर परसेंटेज है कि सेक्सुअली उनको अब्यूज़ या उनको उस बिज़नेस में डालने के लिए उनका इस्तेमाल होता है, वो है। पर जहाँ ये छोटे छोटे बच्चों की बात होती है, इनको बेचा जाता है बहुत सारे रीज़न्स के लिए। बहुत सबसे मेजर रीज़न है जो चाइल्डलेस कपल हैं वो ख़रीदना चाहते हैं, और दूसरा मेजर जो बहुत ही
ऑर्गन्स के लिए भी होता है, बच्चों के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए, और चाइल्ड लेबर के लिए, उनको जगह जगह काम पे लगाने के लिए। जो बिल्कुल न्यू बॉर्न है वो चाइल्डलेस कपल्स के लिए या फिर ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के लिए ही ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। देखिए, जिस वक्त हमारी बात योगिता से हुई थी उस वक्त वो वेस्ट बंगाल में संदेश खाली में थी, और वहाँ की महिलाओं पर भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्या आपका अनुभव रहा और क्या आपने वहाँ पर फील किया। देखिए, वहाँ मैं जब गई तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ स्थिति इतनी ख़राब है। हम तो सिर्फ टीवी की न्यूज़ देखकर हम लोग, हालांकि मैं सरकारी एक उसमें गई थी रिप्रेजेंटेशन में, जब तक मैंने वहाँ औरतों से बात करनी शुरू नहीं की थी तो मुझे लगा था कि एक के साथ होगा, दो के साथ होगा। वहाँ जब महिलाएं रोते हुए हमारे पास आई और वो जो उन्होंने बताया, और हालांकि लैंग्वेज प्रॉब्लम थी फिर भी जो उन्होंने बताया वो बहुत रोंगटे खड़े करने वाली चीज़ें थी कि वहाँ इतनी गुंडागर्दी चल रही थी कि इतने सारे लोग उनको प्रताड़ित कर रहे थे, लैंड ग्रैबिंग तो कर ही रहे थे, उनको अपने ऑफिस में बिठा के हरास करना, रेप करना, बलात्कार करना, मोलेस्ट करना। वो ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनने में आई तो बहुत दुख हुआ कि हम आज की दुनिया में रहते हैं जहाँ गांव की महिलाओं के साथ ऐसा होता है। नहीं, पहली क्या ऐसी लाइन आपने सुनी या आपके जहन से निकली जो आपको लगा कि यार मुझे तो ये जाकर देखना है कि क्या हो रहा है? जब हमने सुना कि वहाँ की महिलाओं ने बोला कि हमें रात भर कभी भी किसी को भी उठा लेते हैं, जैसे किसी भी उस खूबसूरत बच्ची को देखते हैं तो वो उठा लेते हैं, वहाँ मुझे लगा कि नहीं, ये तो बहुत ही मतलब ये होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो हो नहीं सकता। मतलब मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि आज की डेट में वो फिल्मी गुंडों वाला सीन भी होता है। हम तो फिल्मों में ही देखते हैं ये सब, पर यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली कि किसी को कोई पसंद आ रहा है और वो उठा के किसी को भी लेके जा रहा है, ये मतलब थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। देखिए, इस रिपोर्ट में हम आपको कुछ वीडियोस दिखाएंगे योगिता जी के, क्योंकि योगिता जी उस ग्राउंड पर गई हैं जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस का काम है कि ग्राउंड पर जाकर खंगालना और जानना कि क्या हुआ था, वो अनुभव उन्होंने किया है। और इसी कड़ी में मैं आगे जानना चाहूँगा, मतलब जब आप ग्राउंड पे गए, आपने देखा, तो आप उन लोगों से रूबरू मिले? मतलब बिल्कुल, मैं सारी महिलाओं से मिली वहाँ पर। काफ़ी सारी महिलाओं को हमने इनकरेज किया तो बोलने के लिए, तो समय लगा। पूरा दिन व्यतीत करने के बाद कुछ महिलाएं सामने आई और उन्होंने ही बताया। बाकी सब डरी हुई थी, बहुत सारा डर था उनमें, पर बता सभी रहते हैं जी। बट बहुत करेज लगता है। तकरीबन कितनी महिलाएं होंगी जो पीड़ित हैं? 11 तो हम खुद ही लेकर आए हैं, बाकी तो धीरे धीरे आते हैं। उन्होंने कहा कि कभी भी उठा लेते हैं किसी भी महिला को। जी, एक प्रोसेस है ना। देखिए, वो मैं अभी जाते ही सीधा हम लोग बात करें और वो अपना बताने लगे व्यथा, क्योंकि वहाँ डर है, डर का माहौल है, उन्हें वहीं रहना है। उनका मतलब जन्म वहीं हुआ, मृत्यु भी उनकी वहीं होनी है, तो वो वहाँ से नहीं निकल सकते हैं। तो वहाँ के लोकल पॉलिटिक्स अभी भी लगा उनको थ्रेट कर रहे हैं। जी, बिल्कुल उनके लिए वहाँ रहना थोड़ा मुश्किल है, बट वो वहीं पे रहना चाहते हैं। हमने ऑल्टरनेट दिए, बट डेफिनेटली वो सोल्यूशन नहीं है। जो उनकी रूट्स है उनको वहीं पे, वो क्यों शिफ्ट करें या वो क्यों माइग्रेट करें? जो गुंडे हैं वो पकड़े जाने चाहिए, और पकड़े भी गया। हमारे एफर्ट्स में ये तो हुआ, कम से कम शेख शाहजहाँ पकड़ा गया। वाकई में एफर्ट्स बहुत ज़्यादा है। और योगिता जी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर जो बच्चियों के साथ उत्पीड़न होता है या महिला के साथ होता है या फिर किसी और के साथ भी होता है, एनिमल्स के साथ भी होता है, उसकी सबसे पहले रिपोर्ट इनकी टीम करती है और उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। आज की डेट में किसी भी बड़े चैनल का नाम लीजिए, उसमें योगिता जी की बात ज़रूर हो रही होती है। और एक लंबा सफ़र आपने तय किया है, तो किस तरह से शुरुआत हुई? शुरुआत 2007 में हुई। हालांकि मेरे सोशल वर्क की शुरुआत मेरे स्कूल टाइम से ही थी। स्कूल में भी जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स और वहाँ से ही करते थे। कौन सी एक घटना जो मतलब निर्भया से पहले आपने देखी होगी कि आपको लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए? जब 2002 में मैं मेरी छुट्टी थी, उस दिन मैं एयरलाइन में जॉब करती थी, तो उस दिन छुट्टी थी, तो मैं घर लौट रही थी, नहीं मैं फिल्म देखने जा रही थी रादर। तो जैसे ही हम थिएटर के बाहर पहुँचे, मैं और मेरे दोस्त थे कुछ लोग, तो हमने देखा कि एक गाड़ी ने एक साइकिल वाले को हिट कर दिया और सब लोग तमाशा देख रहे हैं। तब उन दिनों में फ़ोन नहीं होते थे कि फ़ोन बनाए, आजकल तो रील्स भी बनाते हैं। तो उन्होंने उसको उठाया भी नहीं और सब लोग बस देखे जा रहे हैं। उस इंसान में सांसें थी और पुलिस स्टेशन बिल्कुल सामने था। तो मैंने खुद ही इनिशिएटिव लिया, मेरे दोस्तों ने भी मदद की, मेरी ही गाड़ी थी, तो हमने पुलिस वाले को, एक कांस्टेबल को बिठाया, उनको अस्पताल लेकर गए। और अस्पताल में जिस अस्पताल में लेके गए वहाँ स्ट्रेचर तक नहीं था, स्ट्रेचर की इंतज़ार करी, फिर उनको अंदर लेकर गए, वहाँ पे अटेंड कोई करने के लिए नहीं था। मेरा पहला एंट्री था वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैंने आज तक सरकारी अस्पताल देखा नहीं था। मैं 22 साल की थी। तो जब मैंने देखा कि ये तो बड़ा बुरा हाल है और मेरा बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो गई कि वो व्यक्ति मतलब में सांसें चल रही हैं, कोई अटेंड नहीं कर रहा, और देखते ही देखते वो नहीं रहे।
फिर हमने उनके परिवार को कनेक्ट किया। वो एक सिक्योरिटी गार्ड थे, बिहार से बिलोंग करते थे। उनकी वाइफ आई, मतलब उनको फिर हमने हेल्प की। मैंने उनका विटनेस दिया कोर्ट में। मैं लगातार उस परिवार को सपोर्ट किया। तो मैंने ये देखा कि बहुत एक सिंगल वुमेन की कितनी बुरी स्थिति है, हस्बैंड नहीं रहा, बच्चों को कैसा पालन पोषण करेगी, और फिर वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला। उन सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलते रहती थी जब मैं जॉब कर रही थी। हाँ, मुझे था कि कितना कुछ करने की है। उस औरत को मैं मदद कर रही थी अपनी नौकरी में। तो मैं तब नौकरी करती रही उसके बाद भी 5 साल। फिर मैंने कहा एक दिन तो काम करना है, तो मैंने संस्था बनाई 2007 में इन्हीं इश्यूज़ को लेके, एक्सीडेंट विक्टिम्स को लेके। और नहीं, मैंने अपनी फाउंडेशन बनाई थी। परी तो एक मूवमेंट है जो 2012 में बनाया। मैंने एक फाउंडेशन बनाई डेडिकेटेड टू गॉड, तो दास फाउंडेशन करके मैंने बनाई थी 2007 में। उसमें हमने, और वही संस्था चल रही है, परी उसका पार्ट है, परी मूवमेंट है बेसिकली। तो 2007 में जब वो मैंने संस्था बनाई, तो उसमें हम जैसा कि मेरा पहला मोटिवेशन एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प करने का था, तो हमने उस चीज़ों पर एम्बुलेंसेस चलाना ये सब शुरू किया। सरकार के साथ भी शुरू किया हमने, दिल्ली सरकार के साथ भी आइडियाज़ शेयर किए कि कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे लोगों को रुकना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, ये सब पे। उसके बाद क्योंकि वो लेडी को भी मैंने हेल्प किया, केस लड़ा, तो मेरा कोर्ट कचहरी भी जाना आना शुरू हुआ। तो कोर्ट कचहरी में कितनी ट्रबल होती है, वो बेचारी कहाँ से आती थी, चप्पलें जूते घिस के, और उसके बाद डेट मिल जाती थी। फिर उनकी अलग स्थिति थी, उनको बिकॉज वो अकेली सिंगल लेडी थी, गांव की थी, यहाँ पे उनको प्रताड़ित करना और हरासमेंट वाले इशू, तो धीरे धीरे वो लिंक्ड थे सारे इशू। तो मेरा जागृति जो सोशल वर्क की हुई, वो मेरी जॉब के साथ साथ फिर मैंने एक दिन जॉब छोड़ दी। मैंने कहा मुझे फुल टाइम, क्योंकि मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो कहते हैं ना, एकदम ओवरनाइट मैंने नौकरी छोड़ी। और 2007 से आज 17 साल हो गए मैं फाउंडेशन चलाती हूँ अपनी। देखिए, योगिता जी से हमारे साथ बनी हुई हैं, और फिलहाल एक गंभीर मुद्दे पर मैं उनसे बात करने जा रहा हूँ। एक ऐसा गंभीर मुद्दा जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। दरअसल कल की ही खबर है, झारखंड के दुमका में एक महिला जिसकी उम्र जस्ट 28 साल है, वो एक प्राउड बाइक राइडर है। वो इंडिया आती है, और इंडिया में वो कुछ लोगों से मिलती है, उन्हें कहती है कि इंडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, और नमस्ते कह के अभिनंदन करती हैं। और उसके अगले दिन ही उनका रेप हो जाता है। 7 लोग टेंट में आकर उनका रेप करते हैं, और इससे देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब होती है। और क्या रीज़न है योगिता जी? पहले तो आपको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आपने जो उसको इनका वीडियो शेयर किया, उस वीडियो पर संज्ञान भी लिया गया और वो तेज़ी से वायरल हुआ। और आज ये खबर जो मीडिया में बनी हुई है, शायद कहीं ना कहीं श्रेय आपको भी जाता है, क्योंकि आपने बहुत तेज़ी से उसे शेयर भी किया, और एक गरिमा भी आपने बना के रखी, क्योंकि बाकी सबने वीडियो को शेयर करते हुए महिला का जो चेहरा है उसे ब्लर नहीं किया है, जो कि एक नॉर्म है। बलात्कार पीड़िता जो है उसकी शक्ल नहीं दिखाई जानी चाहिए। तो इसमें पहली बात तो आपको धन्यवाद कि आपने बहुत जल्दी इसको किया। दूसरी चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि देश में इतना जघन्य अपराध, मतलब ये तो कोई सीमा ही नहीं है। मतलब आप अतिथि देवो भव की बात करते हैं, मतलब क्या आप कर रहे हैं? मतलब आप अपने देश के बच्चे को नोच नोच के खा रहे हैं, और एक जो हमारे देश में घूमने आ रहा है मतलब उन तक को आप छोड़ नहीं रहे हैं। मतलब क्या मानसिकता है, मुझे तो खुद ही समझ नहीं आता। सोचे कि 63 देशों में वो महिला जाती है, इमेजिन, और वो पति के साथ हैं, और उसके बाद वो देखिए कितना रो रहे हैं। मतलब कितना, उनके पास तो शब्द नहीं होंगे, क्या वो लेके जाएंगे इंडिया से। और मेरे पास बहुत केस आते हैं ऐसे जो फॉरेनर्स हैं। कोविड में मेरे पास 6 लड़कियों का आया, उन्होंने ग्रुप बनाया। एक लड़का आज हमने उनको जेल भेजा हुआ, उस लड़के को। 6 लड़कियों को उसने ऋषिकेश में, जयपुर में इतना प्रताड़ित किया था। 6 तो सामने आ गई, और 6 के 6 ने ग्रुप किया, तो हमको रीच आउट किया, तो हमने उनको रेस्क्यू किया उसके चंगुल से। वो आज जेल में बैठा है इंसान। तो बट ये दरिंदे तो घूम ही रहे हैं, और फॉरेनर्स उनको सबसे सॉफ्ट प्रे लगते हैं। उन्हें लगता है ये वेस्टर्न कंट्रीज से आती हैं, वो अवेलेबल हैं। मतलब बहुत ही गंदी छोटी मानसिकता। मुझे ये समझ नहीं आता कि 63 देशों में वो बिल्कुल सुरक्षित रही, और भारत आने पर सोचिए उसका रेप हुआ। मैं तो कह रही हूँ इससे बड़ा कलंक नहीं है हमारे ऊपर। मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा जो जघन्य अपराध किसी महिला के साथ हुआ है, वो भी फॉरेनर के साथ, वो इंडिया में शायद। देखिए, जघन्य अपराध तो हमारे देश में रोज होते हैं, मैं उसकी बात नहीं करूँगी। मैं एज अ फॉरेनर की बात, फॉरेनर्स के भी आते हैं हमारे पास केस। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो उन्हीं के साथ हुआ, बट बहुत दुख की बात है कि मतलब जो इतनी लिबरेटेड लेडी हैं, जितनी एम्पावर्ड हैं, वो 63 कंट्रीज़ में बाइकिंग करके यहाँ पर आकर देखिए कितना बड़ा उनके साथ हादसा हो जाता है। दुख की बात है, और मुझे लगता है कि दुख बोलना भी एक छोटा शब्द है।
इससे तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री को खुद इसमें कॉग्निजेंस लेके क्षमा मांगनी चाहिए इस लेडी से। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ क्योंकि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं कि कैसे उन लोगों की हिम्मत होती है कि एक फॉरेनर जो कि बाइक राइडर है उसके पति के सामने मतलब उसके साथ ये सब किया जा रहा है। देखिए पता है रीज़न ना, क्या क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि छूट जाएंगे, उनको पता है कुछ नहीं होगा, पकड़े ही नहीं जाएंगे, पहली बात तो ये कॉन्फिडेंस है। फिर पकड़े भी गए तो छूट जाएंगे, और ये केस में छूटेंगे, मैं आपको पहले से ही बता दूं, क्योंकि ये चले जाएंगे वहाँ। क्योंकि हमारे जितने भी केसेस जो फॉरेनर्स को हमने असिस्ट किए हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि वो विटनेस देने आ नहीं पाते, वो अपना ट्रायल कंप्लीट कर नहीं पाते हैं, और इसीलिए एक्विटल। ये इस बार का जो मैटर है इतना संगीन है कि ये छूट भी जाए तो कलंक तो नहीं छूटेगा ना ये वाला? कलंक तो बहुत बड़ा है। मैं इन आरोपियों की बात कह रही हूँ कि ये आरोपी जब तक, क्योंकि ये महिला बार बार तो आएंगी नहीं, और हमारा कानून बहुत ही लचीला है और बहुत ही उसमें लूप होल्स हैं। मैं आपको दुख से कह रही हूँ, मतलब मैं एक बड़ा तटाक्ष करके बोल रही हूँ उसमें कि भाई छूटेंगे, क्योंकि वो मैंने देखे हैं हिम्मत हार जाते हैं, वो भी क्या करेंगे। तो बट वही यही एक देखिए ये हाल हमारी कानून व्यवस्था का है कि एक महिला एक्टिविस्ट जिन्होंने हज़ारों महिलाओं की मदद की है वो ये कहने पर मजबूर हैं कि ऑब्वियसली हमें पता है कि ये भी छूट जाएंगे, और शायद वो जो 7 लोग थे उनके दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि क्या होगा, छूट जाएंगे, एक फॉरेनर है, जो करना है कर लेते हैं। और सोचिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम अपने देश में अतिथि को भगवान कहते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, और उसी भगवान के साथ ऐसा जघन्य कृत्य, किसी भी तरह से कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे नहीं भाग सकता, लेकिन बावजूद इसके हर रोज़ जो कांड होता है वो पिछले कांड से ज़्यादा जघन्य होता है। क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि क्या किया जाए ऐसा कि कम से कम सुरक्षा के जो बंदोबस्त हैं या फिर किस तरह से महिलाओं को सुरक्षित किया जाए? देखिए महिला सुरक्षा मैं ऐसे बोल दूं और एक स्टेटमेंट में तो वो आएगी नहीं, इसमें सबको कलेक्टिवली काम करना पड़ेगा। कलेक्टिवली मतलब हम सबको, आपको, मुझको, हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित फील करें। वो कैसे करेंगी? जो सुरक्षा असुरक्षा का भाव दे कौन रहा है, वो दूसरी पार्टी कौन है, वो पुरुष हैं, ठीक है, उनमें क्या संस्कार जा रहे हैं, वो क्या सोचते हैं महिलाओं को लेके, वो सोच बदलनी पड़ेगी। सबसे बड़ा काम तो ये है। कानून तो बदले भी हैं, पर कानून की इम्प्लीमेंटेशन अच्छी होनी पड़ेगी। तो इसमें सबको मिलके काम करने की ज़रूरत है। और इसको ऐसे मैं बार बार बोलती हूँ, आई थिंक वो बहुत रिपीट हो जाता है, बट मैं फिर से बोलूँगी क्योंकि उसमें एक आपको एक इसको मिशन की तरह लेना पड़ेगा। और खाली हमारी जैसी संस्थाएं तो कुछ लोग को मदद कर पाएंगी या कुछ लेवल तक कर पाएंगे, इसमें सबको जुड़ के आई थिंक सरकारों को भी इसमें मैक्सिमम तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे आप बॉर्डर सुरक्षा के लिए इतना करोड़ों अरबों खर्चते हैं, वो बाहर के एनिमी से बचाने के लिए आपने यहाँ आर्मी लगा रखी है पूरी बाउंड्री में, ताकि कोई भी दुश्मन बाहर से अंदर ना आ जाए। तो उसमें हमारा अरबों का टारगेट है, सबसे बड़ा बजट डिफेंस का है। बट हमारी बच्चियों को बचाने के लिए जो कि अंदर ही दरिंदे घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बजट ही नहीं है। तो ये देखिए आप कैसे होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है, जैसे जो अगर हम पुरुष को एक तरह से जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, कह सकते हैं कि पुरुष जिम्मेदार है, लेकिन जो घर में महिलाएं है ना, वो महिलाएं कितना अपने बेटों को, भाइयों को या पतियों को या अपने पार्टनर्स को जागरूक करती हैं कि भाई आपको भी महिलाओं की इज्जत करनी चाहिए या फिर उस तरह से नहीं ट्रीट करना चाहिए? पूरी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक माँ की है, पिता की भी है, दोनों की बराबर है। यही सोच हमने बदलनी है। बट क्योंकि माँ के कोख से जन्म लेता है एक बच्चा, माँ की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होती है एक बच्चे पे, टीचर, गुरु, मतलब ये लोग का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए, और यही लोगों का रोल ख़त्म हो गया है देखिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अच्छे संस्कार हों। और हम जब महिलाओं से बात करते हैं हम यही बात करते हैं, हम जब बॉयज़ से बात करते हैं तो हम यही बात करते हैं, बेटों को समझाओ, बेटों को सिखाओ, बेटों को पढ़ाओ, ताकि बेटी को बचाओ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ों पे लेके परी लगातार काम करते आ रही है। अच्छा, आपसे अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो किस तरह से कांटेक्ट हो? जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप वैसे बोलिए। जी, हमारा परी का एक तो परी www.pariindia.in के थ्रू आप हमें लगातार रीच आउट कर सकते हैं। अभी हमारा जो लेटेस्ट है, बिकॉज मैं यहाँ से ही आपको बता देती हूँ, मैं आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा नंबर जी, जो नंबर आप देख पाएंगे जी, 98711 आप दिखा सकते हैं, 98711191188
तो ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट नंबर है कि अगर बाई चांस आप हम तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप किसी तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और आपको एक बच्ची, महिला या कोई एनिमल या कोई और प्रताड़ित एक्सीडेंट केस में नज़र आता है जिसकी आप मदद करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। योगिता जी हैं, डेफिनेटली हेल्प करेंगी, बहुत लोगों की हेल्प करती हैं। और हाल फिलहाल के लिए इतना ही, फिर दोबारा से बात करेंगे। योगिता जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्पण न्यूज़ को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर हमने आज योगिता जी से बात की और बहुत कुछ जानने की कोशिश की कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है, क्यों क्राइम कम नहीं हो रहा है, किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है। आप देखते रहिए अर्पण न्यूज़। मैं हूँ गुलशन वर्मा और मेरे साथ हैं कैमरे पर कैमरा पर्सन विनय शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया।